फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP भी कहते हैं। लास्ट हमारी चल रही 2015-20 चल रही है, 5-5 साल के लिए आती है। उसके बाद ये रिन्यू होती है 2015-20 के बाद 20-25 आनी थी, लेकिन कोविड करके आ नहीं पाई है, इसीलिए पुरानी ही चल रही 2015-20 जो एक्सटेंड होती जा रही है। इसको कौन बनाता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाया था, लेकिन पावर ली थी एक्ट से। एक्ट कौन सा? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। फिर से बोलो, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 से पावर ली। और इसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पावर लेके किसको दी? DGFT को बोला तू इसको मैनेज कर। किसको? DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को बोला कि तू मैनेज इसको, रेगुलेट कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। ठीक है, अब देखो एक बात समझ लो कि कस्टम्स केवल गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है, लेकिन FTP में जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि FTP में जो इंसेंटिव्स गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आपको पता है कि कस्टम्स केवल गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है, लेकिन FTP जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उस दोनों के लिए आप एक्सपोर्ट करते हो तो दोनों के लिए बेनिफिट मिलता है। बेसिकली FTP होता क्यों है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। आ जाओ, क्यों है ये? ताकि इंपोर्ट तो रेगुलेट कर सके, रेगुलेट मतलब बैलेंस कर सके ना, ज़्यादा भी इंपोर्ट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड अमाउंट में इंपोर्ट होना चाहिए। और एक्सपोर्ट तो बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट तो बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेक्स आएगा इंडिया में, तो इंडिया की ग्रोथ होगी। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दो तरह की स्कीम, ये दो तरह के इंसेंटिव देती है। कौन कौन सी? DGFT देती है। प्री एक्सपोर्ट स्कीम भी देती है, मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले दे देगी, या फिर पोस्ट एक्सपोर्ट दे देगी, यानी एक्सपोर्ट करने के बाद इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट यानी DGFT। ठीक है, अब ओवरव्यू लेने के लिए हम एक बार समझ लेते हैं कि इसमें हम IEC की बात करेंगे, जो कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है, 10 डिजिट का कोड होता है, जस्ट लाइक पैन कार्ड। फिर हम बातें करेंगे काउंसिल्स की, ये है हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती है। और हम बातें करें कमेटीज़ की, ज़्यादा कमेटीज़ की बातें करेंगे जो कि FTP में हैं। ठीक है, और फिर हम बातें करेंगे स्कीम्स की, जो 3 तरह की स्कीम्स की बातें करेंगे हम। एग्जाम्पशन या रेमिशन स्कीम की, EPCG स्कीम की, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की स्कीम, और MEIS SEIS एक ही स्कीम है ये स्कीम्स की बात करेंगे। मतलब ये दोनों एक ही हेड के अंदर आती हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, दोनों में रिवार्ड मिलते हैं। अब आ जाओ, चलिए हमारा ओवरव्यू हो गया। ठीक है, 2.5 मिनट भी हो गए। आगे देखो क्या क्या है। PGP में हमने पढ़ा है सेक्शन 20 चार्जिंग सेक्शन में कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं ना, वो टैक्सेबल होते हैं अंडर PGP। हमने पढ़ा इसके बारे में। एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते कौन से? ये DGFT देती है। जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव DGFT देती है वो एक्सपोर्ट की इंसेंटिव की बात हो रही है। 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर CCS लिखा है ना, कैश बना हुआ, यहाँ पर कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट है। गवर्नमेंट देती है, DGFT देती है, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट देती है, या तो DDB या फिर DBK यानी ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। यानी इंपोर्ट कर रहे हो उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक, आपको वापस ड्यूटी मिल जाएगी। जो आपने इंपोर्ट के टाइम पर ड्यूटी पे की है वापस आपको एक्सपोर्ट करते समय वापस मिल जाएगी। ये फिर ये लाइसेंस बना हुआ है, यहाँ पर पासबुक बनी हुई है, यहाँ पर सर्टिफिकेट बना हुआ है। इसका मतलब है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, या फिर ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, या फिर ड्यूटी फ्री रेलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये 5 तरह के बेनिफिट हैं। कौन कौन से? एक उदाहरण बोल देते हैं। CCS इन कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, 2 तो हो गए क्लियर। एक हो गया इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये भी क्लियर हो गया। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ये भी क्लियर हो गया, पासबुक बनी है। और ये सर्टिफिकेट बना हुआ है ड्यूटी फ्री रेलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। 5 हो गए, क्लियर हो गए। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, उसको याद कर लो। STP यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उसी के टर्म पर है। EHTP TPN टेक्नोलॉजी पार्क, EH मतलब इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। EOU होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये स्कीम हम बाद में पढ़ते हैं। अब FTP के 3 पार्ट होते हैं। FTP पहला तो पॉलिसी होती है। FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, पहला पार्ट तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही होगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा होगा प्रोसीजर, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। दूसरा क्या होगा? प्रोसीजर, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स की करना कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्या करना है और प्रोसीजर करना कैसे है। और थर्ड में होता है हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन होती है, इसे ITC भी कहते हैं। ITC हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ITC का फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, लेकिन ये हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे ऊपर एक्ट एंड रूल्स होते हैं, जो कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं, और सबसे नीचे DGFT होता है, जो कि मेन काम कर रहा होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सब संभाल रहा है। ठीक है, अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की बात की थी हमने, 10 करेक्टर्स का होता है, अल्फान्यूमेरिक होता है, और ये जस्ट इक्वल टू पैन कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी होता है।
और एक पैन कार्ड के साथ एक ही आईईसी लिंक होता है। एक पैन के साथ एक ही आईईसी होगा। आईईसी हर एक को नहीं लेना, सिर्फ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं को लेना होता है, ठीक है। आईईसी अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है ANF2A याद रहेगा, ANF2A फॉर्म भरना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। और ये वैलिड होता है परमानेंटली जब तक कि कैंसिल ना हो कंपिटेंट अथॉरिटी से। जस्ट लाइक पैन कार्ड भी परमानेंट होता है ना, जैसे ये भी परमानेंट होता है। नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदाउट आईईसी, ठीक है। अब आ जाओ स्टेटस होल्डर। स्टेटस क्या होता है कि आप जैसे बड़ा बड़ा स्टेटस बढ़ता है, जैसे पुलिस के ऊपर स्टार लगे होते हैं ना 1 2 3 4 5, उसी तरह से सरकार भी आपको स्टार देती है कि आप इतना एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपको हम इतने स्टार देंगे, तो आपका रुतबा बढ़ता है और आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना करोगे? अगर $3 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, तो अगर $3 मिलियन का एक्सपोर्ट करोगे तो 1 स्टार मिलेगा। $25 मिलियन का एक्सपोर्ट करोगे तो 2 स्टार मिलेगा। $100 मिलियन का एक्सपोर्ट करोगे, $100 मिलियन का एक्सपोर्ट करोगे तो आप बन जाओगे 3 स्टार होल्डर। $500 मिलियन का करोगे तो बन जाओगे 4 स्टार होल्डर। $2000 मिलियन का एक्सपोर्ट करोगे तो बन जाओगे 5 स्टार होल्डर। याद कैसे करना है? $3 मिलियन याद रखना पड़ेगा। 3 8 24 लगभग 8 गुना करोगे $25 मिलियन तो आप बन जाओगे 2 स्टार। उसके 25 चौके से 4 गुना तो $100 मिलियन करोगे तो आप बन जाओगे 3 स्टार। फिर 5 गुना 100 पंजे $500 मिलियन करोगे। मिलियन डॉलर की बात हो रही है, डॉलर नहीं, मिलियन डॉलर की बात है। $500 मिलियन करोगे तो आप बन जाओगे 4 स्टार। और 2000 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, मिलियन डॉलर करोगे एक्सपोर्ट तो आप बन जाओगे 5 स्टार होल्डर, ठीक है। अभी आ जाओ जी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। कहा था काउंसिल की बातें करेंगे। EPC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। EPC फिर से बोलो, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है? काउंसिल क्यों बनाते हैं? ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। और ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग EPC बनी होती हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी EPC, इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग EPC एटसेट्रा। अभी हम कमेटीज़ की बात करते हैं। कमेटीज़ अंडर FTP, ये 4 तरह की कमेटीज़ होती हैं। 2 तो बहुत सिंपल है। एक तो नॉर्म्स बनाती है, नॉर्म्स कमेटी होती है जो प्रोडक्ट्स के नॉर्म्स के लिए होती है। और एक होती है ग्रीवेंस देखने के लिए, जिसे स्टैंडिंग ग्रीवेंस कमेटी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है 3rd नंबर पे पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी, पॉलिसी में रिलैक्सेशन देने के लिए, ठीक है। तो रिलैक्स कर रहा है तू, मैं ग्रीवेंस है मुझे, तू रिलैक्स कैसे कर रहा है? पॉलिसी में रिलैक्सेशन देने के लिए पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी, ठीक है। एक होगी स्टैंडिंग ग्रीवेंस कमेटी, एक होगी नॉर्म्स कमेटी। इसके अलावा एक कमेटी होती है EPCG। कौन सी होती है? EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं है ये, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स कमेटी है ये, ठीक है। EPC हमने बात की था ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। काउंसिल अलग है, काउंसिल तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, लेकिन ये EPCG कमेटी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स कमेटी है। इसका मतलब है कि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री। आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री, लेकिन जितना आप ड्यूटी सेव करोगे ना, उसका 6 गुना तुम्हें 6 साल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ गए बात? जितना कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर लो ड्यूटी फ्री, लेकिन जितना आप ड्यूटी सेव करते हो उसका 6 गुना तुम्हें 6 साल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो ना कैपिटल गुड्स, वो 18 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। ये बातें होती है इसके अंदर। आज अब हम स्कीम्स की बात करते हैं। 3 मेन स्कीम्स हमने बात किया था। एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। इनपुट्स यानी या तो एग्जम्प्ट कर देंगे ड्यूटी या फिर हम रेमिट कर देंगे, यानी पहले दे दो फिर बाद में हम रेमिट कर देंगे। रेमिशन का मतलब यही होता है। और दूसरी हमने पढ़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। देखो हमने कमेटी बनी हुई है इसके ऊपर, EPCG कमेटी बनी हुई है, तो उसी के ऊपर स्कीम भी है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है। जो 2-3 तरह की होती है, पूरी एक्सपोर्ट, पोस्ट एक्सपोर्ट और विद इन इंडिया। और तीसरी है हमारी MEIS/SEIS यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सॉफ्ट सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, जिसमें कि हमें रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। जनरली 2% या 3% होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी गुड्स होते हैं। चलो आ जाओ स्कीम्स के ऊपर आ जाओ। एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम देख लेते हैं क्या होती है। 2 तरह की होती है। एक होती है AAS, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, यानी एडवांस में तुम्हें इंपोर्ट करने के लिए एडवांस में ही तुम्हें ऑथराइजेशन दे देगी कि तुम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लेना। अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो, मतलब अगर नहीं होता इसमें, एडवांस में तुम्हें एक्सपोर्ट करने से पहले ही तुम्हें बोल देगी कि तुम इतना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। और DFIA क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए तुम ऑथराइज करते हैं, लेकिन पहले तुम एक्सपोर्ट कर लेना। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री करने के लिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए तुम ऑथराइज करते हैं, लेकिन पहले तुम एक्सपोर्ट कर लेना। इसमें एडवांस में ऑथराइजेशन दे रहे हैं तुम्हें इंपोर्ट करने के लिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए एडवांस में ऑथराइजेशन दे रहे हैं तुम्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए। पहले मतलब एक्सपोर्ट तुम बाद में कर लेना, लेकिन पहले तुम्हें हम दे देते हैं। लेकिन इसमें तुम पहले एक्सपोर्ट करो, फिर तुम्हें हम इंपोर्ट के ऊपर
ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए ऑथराइजेशन देंगे। ठीक है, समझ कितनी सी बात है। तो दोनों स्कीम का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर फटाफट तुम्हें पता लग जाएगा। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो होती है ये प्री एक्सपोर्ट मिलेगा बेनिफिट, हमने अभी बात किया ना कि एडवांस में ही तुम्हें एक्सपोर्ट से पहले ही बेनिफिट मिल जाएगा प्री एक्सपोर्ट। DFIA मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की ऑथराइजेशन देते हैं, लेकिन पहले तुम एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो ये मिलेगा तुम्हें पोस्ट एक्सपोर्ट मिलेगा, पहले तुम एक्सपोर्ट कर लो, यानी पोस्ट एक्सपोर्ट तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। पहले तुम एक्सपोर्ट करो, उसके बाद तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, पोस्ट एक्सपोर्ट मिलेगा ये बेनिफिट, समझ गए। इसमें तुम्हें कम से कम AAS में कम से कम तुम्हें 15% वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा जो भी तुम एक्सपोर्ट करना है, और DFIA में तुम्हें कम से कम 20% वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। AA स्कीम ट्रांसफरेबल नहीं है, DFIA स्कीम ट्रांसफरेबल है, DFIA स्कीम ट्रांसफरेबल है, यानी इसकी बेनिफिट तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। अरे वाह, इसका मतलब है मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर एक्सपोर्ट किया, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ इंपोर्ट करने के लिए बेनिफिट मिलेगा। अब वो इंपोर्ट का जो बेनिफिट है मैं किसी और को दे सकता हूँ। इंपोर्ट मैं करता ही नहीं, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, मैं नहीं करता हूँ, तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो बेनिफिट किसी और को कुछ पैसे लेकर। ठीक है, अब वो जो कुछ पैसे लेकर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो टैक्सेबल हो जाता है, वो भी बातें की थी PGBP में। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन AAS वाला जो है ट्रांसफरेबल नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बेनिफिट। उसके बाद AAS में सारी ड्यूटीज़, टैक्सीज, IGST, सेस वगैरह सब माफ़ होता है, लेकिन DFIA में सिर्फ और सिर्फ BCD माफ़ होता है, सिर्फ और सिर्फ BCD माफ़ होता है। इसीलिए भी ज़्यादातर लोग AA स्कीम की तरफ जाते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन एक तो पहले ही मिल जाती है, एक्सपोर्ट करने से पहले ही आपको ऑथराइजेशन मिल जाती है, बेनिफिट मिल जाते हैं, और साथ में इसमें सारी ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस, IGST, सेस वगैरह सब माफ़ होते हैं। ठीक है, एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, अदरवाइज़ ये सब फार बेटर है DFIA से। और इसमें वैल्यू एडिशन भी कम करना होता है 15%, इसमें DFIA में वैल्यू एडिशन भी ज़्यादा करना होता है। सिर्फ एक ही बेनिफिट है DFIA में कि ये ट्रांसफरेबल है। ठीक है, समझ के बाद DFIA और AAS के बीच में एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA का डिफरेंस समझ गए होगा, आई होप सो आप। ठीक है, उसके बाद EPCG के स्कीम के ऊपर आते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के ऊपर। इसका मतलब है मोटा मोटे समझो कि अगर आप कुछ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करना चाहते हो इंपोर्ट कर लो। ड्यूटी जितनी भी ड्यूटी बन रही है ना तुम्हारी, जितनी भी तुम्हारी ड्यूटी सेव करोगे तुम, उसका 6 गुना, जितनी ड्यूटी तुम सेव करोगे, जितनी ड्यूटी तुम्हें सरकार माफ़ करेगी, उसका 6 गुना तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 6 साल के अंदर अंदर। और जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो ना वो 18 महीने के अंदर अंदर तुम इंपोर्ट कर लेना पहले। ठीक है, समझ गए। अब ये समझ लो कि दो तरह की होती है, प्री एक्सपोर्ट और पोस्ट एक्सपोर्ट। इसका मतलब सिंपल मतलब मोटा मोटी जो तुम्हें बताना था वो तुम्हें बता दिया है। इसका प्री एक्सपोर्ट मतलब पोस्ट एक्सपोर्ट मतलब आगे पहले आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, फिर बाद में तुम बेनिफिट ले लेना। पहले तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बेनिफिट बाद में ले लेना, या फिर पहले तुम इंपोर्ट कर लो, फिर बाद में इंपोर्ट करके पहले तुम्हें ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन इंपोर्ट जब पहले करते हो तो ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसको तुम बाद में सरकार रिमिट कर सकती है तुम्हें। जैसे जैसे तुम एक्सपोर्ट करोगे ना, 6 गुना एक्सपोर्ट करने, तुम 6 गुना एक्सपोर्ट करो, सरकार तुम्हें रिमिट कर देगी, समझ गए। लेकिन मोटा मोटी यही है कि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, जितना तुम सेव करोगे ना, ड्यूटी सेव करोगे, उसका 6 गुना तुम्हें 6 साल में एक्सपोर्ट करके दिखाना पड़ेगा। सरकार कहती है कर लोगे ना, ठीक है। तो ये होगी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसके साथ थर्ड टाइप भी होता है, जो होता है कि कैपिटल गुड परचेज इन इंडिया के लिए होता है, EPCG फॉर दी कैपिटल गुड परचेज इन इंडिया। 3 तरह का हो गया हमारा EPCG स्कीम। अब आते हैं लास्ट वाला MEIS और SEIS। MEIS होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये गुड्स के लिए होता है, मर्चेंडाइज का मतलब ये गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक्सपोर्ट करो तो सरकार रिवार्ड पॉइंट देगी। रिवार्ड पॉइंट कितने होते हैं? जनरली 2% या 3% होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी गुड्स। और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये सर्विस के लिए होती है और तब मिलती है, ये भी मतलब वही बेनिफिट मिलेंगे आपको, रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और कब मिलेगी, कब, लेकिन इसके लिए इसकी वैलिडिटी है कि कब मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने पिछले साल $15,000 का नेट फॉरेक्स प्रॉफिट किया हो। कितना? $15,000 का नेट फॉरेक्स प्रॉफिट किया, मतलब फॉरेक्स आया हो इंडिया के अंदर, कितना? $15,000 का, तब आपको ये स्कीम मिलेगी। या फिर इंडिविजुअल हो तो कम से कम $10,000 का फॉरेक्स प्रॉफिट आपने किया हो। ठीक है, ये हमारा हो गया ख़त्म FNT।